मेहनत करने वाले, जिद जुनून रखने वाले थोड़े समय में भी बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सुरेश चौधरी, अपने चौधरी साहब। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना आपके लिए लेके आया हूं एक और आरपीएससी पॉलिटेक 2020 सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू, जिसका नाम है चौधरी साहब। हमारे चौधरी साहब, जिनका ओरिजिनल नेम है सुरेश चौधरी। ये आपको पता लग जाएगा कि मैं उनको चौधरी साहब क्यों बोलता हूं, और शुरू से लेकर आज तक उनको चौधरी साहब के नाम से ही संबोधित किया हुआ है। ठीक है कि नहीं है? तो ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ उनके पर्सनल पहलू भी जानेंगे, कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड बात भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके सिलेक्शन का ये एक क्या हो सकता है, गाइड पॉइंट हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और सोचने को मिलेगी। ठीक है कि नहीं है? तो तैयार हो तो चौधरी साहब से अपन इंटरव्यू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि बात उन दिनों की है जब मैं लाल कोठी में मैन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट किया करता था। ठीक है कि नहीं है? तो उस टाइम पे वहां पे ग्रेजुएशन के बैचेज वगैरह लेते थे। तो उस टाइम पे ये इंटरेक्ट हुए थे मेरे से सेकेंड ईयर में। इनके साथ थे एक राजकुमार जी, राजू जी चौधरी, और वो फर्स्ट ईयर से आ रहे थे, लेकिन इन्होंने सेकेंड ईयर से ज्वाइन किया था। और जब ये बंदा मेरे पास आता था क्लास लेने के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, डोमिनेंट नेचर शुरू से इसका रहा है। कभी भी मतलब किसी से सीधी, मतलब सीधी का मतलब ऐसे हमेशा बात करना कि जैसे ऑल टाइम एंग्री, हमेशा गुस्से में होना। ठीक है नहीं है? लेकिन वो मेरे साथ थोड़ा पोलाइट रहा करता था, क्योंकि देखो अब कितना भी कोई भी कैसा हो, लेकिन गुरुजनों की आदर सब करते हैं। बिल्कुल ये सारी बातें मेरे से शेयर किया करता था, जो भी बाहर होती थी अंदर होती थी, सारी बातें शेयर किया करता था। ठीक है नहीं है? और इसकी खास बात क्या थी पता है? ये हमेशा बाहों को यूं 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 करके रखता था, यूं यूं फोल्ड करके रखता था। तो मैं इसको एक ही बात कहता था, यार किसी से झगड़ना है क्या नहीं है? बोला सर तैयार रहना चाहिए आदमी को। ठीक है कि नहीं है? एक जब भी कॉलर वाली टी शर्ट पहनता था, कॉलर को खड़ी रखता था, और इसके कारण ही मैंने भी कॉलर वाली टी शर्टें खरीदी। और आपने देखा होगा, अगर आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, तो मेरी कई फोटो ऐसी हैं जिनमें ये बाहें उल्टी है और कॉलर खड़ी है। वो चौधरी साहब की देन है, क्योंकि संगत का असर तो आता ही आता है। ठीक है कि नहीं है? तो सुरेश चौधरी जी पढ़ने में अच्छे थे। महाराजा कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन, मतलब उस टाइम पे महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे, और बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, और एमएससी एंट्रेंस की इन्होंने तैयारी मेरे से की, एमएससी एंट्रेंस की। फिर उसके बाद एमएससी एंट्रेंस में इनका राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं। ठीक है कि नहीं है? अब उसका कारण तो उन्हीं से पूछेंगे अपन। लेकिन हाँ, कुछ जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा था उस सिस्टम का फॉल्ट था कि वहां पे सारा बर्डन मेरे कंधों पे डाल दिया गया था, और मेरे से जो है वो समेटा नहीं गया था, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बहुत छोटी होती है, और उसमें पूरा सिलेबस कवर करवाना होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ बच्चों से बहुत डर लगता है, जिनको हम जैसे कहें वो वैसे करते जाएं और उनका कुछ नहीं हो, सिलेक्शन वगैरह नहीं हो, तो उनको देखकर बड़ी हताशा होती है, निराशा होती है, दुख होता है। उनसे नजरें मिलाने की हम क्या नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते। तो एमएससी एंट्रेंस की एग्जाम लगी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सुरेश जी ने साहब बात करना छोड़ दिया मेरे से। मैंने इनसे ज्यादा वो मतलब की नहीं उस शुरुआत में। फिर एक लड़का और था, वो भी चौधरी यूं के था, तो उन्होंने कहा कि सर ये बात है। तो मैंने उसको बुलाया, बिठाया, बात की कि
क्या बात है। बोले सर आपसे कोई नाराजगी नहीं है, आपने अपना काम पूरा किया है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हो उस इंस्टीट्यूट का जो लेआउट है हमारे बैचेज के लिए लिया लेआउट था, वो सर प्रॉपर नहीं रहा, क्योंकि जो टीचर पढ़ाने आते थे उन्होंने अपना वर्क पूरा नहीं किया। आपको कोई भी दोष हम नहीं देते। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या करना है? बोले मैं एमएससी प्रीवियस की तैयारी कर रहा हूँ। तो वहां पे एक इंस्टीट्यूट और खुली थी, नाम नहीं लूंगा उसकी भी, ठीक है कि नहीं है। तो वो वहां जाने लग गया था। फिर मैंने कहा कि भाई यार ये तो गलत बात है, एमएससी एंट्रेंस हो गया जो हो गया, अब तू एमएससी प्रीवियस में ही आएगा। बोले ठीक है, वो कल से मेरे पास आने लग गया, ठीक है नहीं। इस बात को लेकर जो पड़ोसी इंस्टीट्यूट से उसके बारे में उसके साथ भी थोड़ी बहुत खटपट हुई, फिर भी चलो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो फिर एमएससी प्रीवियस की एग्जाम ड्यूरेशन में जब यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए तो मैंने कहा भाई तू यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो डाल दे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एमएससी तो कर रही है। फिर इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि इनके प्रैक्टिकल लगे, ठीक है कि नहीं है। तो प्रैक्टिकल लगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर लोग गए थे प्रैक्टिकल लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तू प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, महाराजा कॉलेज का स्टूडेंट है, बढ़िया परसेंटेज है तेरे, तू यहाँ पे खुद का कचरा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होएगा, फिर आगे जाके क्या करेगा तू, बच्चों को क्या सिखाएगा? बात कहना उनका सही था, लेकिन इसने क्या है, उस बात को इंटेंसली ले लिया, सीरियसली ले लिया। और उसके बाद जैसे ही वो लगा थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहा था, फिर ढंग से 10-15 दिन जो भी टाइम मिला इसको, 3-4-5 दिन का, उसमें ढंग से लगकर, क्योंकि पढ़ा हुआ तो था ही पूरा, एमएससी प्रीवियस में भी रिकॉल ही हुआ था सारा टॉपिक्स, तो उसने वो सारे नोट्स वगैरह जो हमने पढ़ाए थे वो कर करा के इसने एग्जाम दे ली। देखो लकीली नंबर भी आ गया। मेहनत करने वाले, जिद जुनून रखने वाले थोड़े समय में भी बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सुरेश चौधरी, अपने चौधरी साहब, ठीक है नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कोचिंग अपनी जोटवाड़ा शिफ्ट कर ली, गोपालपुरा भी जाता था। चौधरी साहब ने डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले में, और वहीं पे एमएससी प्री और फाइनल के सेमेस्टर जो लगे थे आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, उसी सेमेस्टर की ड्यूरेशन में इन्होंने जेआरएफ निकाल ली। और जेआरएफ निकालने के बाद इन्होंने पॉलीटेक की एग्जाम दी, पॉलीटेक की एग्जाम क्वालिफाई, इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई। अब पोस्टिंग बाकी है, देखो कब होती है, ठीक है कि नहीं है। तो ओहो चौधरी साहब आ गए क्या? बिल्कुल। तो हम जल्द ही चौधरी साहब को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो अब जो बारी है, अब वो है चौधरी साहब के साथ बात करने की बारी, ठीक है भाई। तो एंजॉय कीजिए इस इंटरव्यू को। तो आज हम एक और आरपीएससी सिलेक्टेड बंदे के साथ हैं, नाम है सुरेश चौधरी। नमस्कार। तो सुरेश जी, पहले तो ये बताइए कि पॉलीटेक के इंटरव्यू जो लगे थे उसमें आपको कैसा फील हुआ? सर देखो, इंटरव्यू था उससे पहले मतलब थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है कि मतलब जो आगे जो अपन इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो पर्सन मतलब किस हिसाब से अपने पास मतलब बिहेव करेंगे, वो थोड़ा सा ऐसा रहता है, हेजिटेशन सा रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे जो कुछ डिपार्टमेंट से ही थे, हमारे सीनियर्स थे, वो जैसे मॉर्निंग वाले बैच में उनका इंटरव्यू हुआ था, तो हमने उनसे थोड़ा पूछा कि जैसे किस हिसाब से आपका इंटरव्यू रहा, तो जैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया तो वो मतलब ऐसा इनर्जेटिक सा था। तो हमारे ही साथी थे, उन्होंने एक ने बताया कि अपने डिपार्टमेंट से हैं, यहाँ पे मैम भी हैं, तो उनका जैसे ही बोला हाँ तो मैं थोड़ा समझ सा गया। एनर्जी मिल गई। भाई कुल मिला के बात ये है कि भाई अपना आदमी अगर सामने हो जाना पहचाना तो इंटरव्यू में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ ही जाती है। तो इंटरव्यू की बात अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? मैंने ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज से की है। महाराजा कॉलेज महाराजा से। और शायद ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में ही आप टच में आए थे मेरे। ग्रेजुएशन में मैंने सेकेंड ईयर में आप ही से कोचिंग ली थी, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में मैंने आपसे ही कोचिंग ली थी। उसके बाद एमएससी प्रीवियस में डिपार्टमेंट में नहीं हुआ था, उससे पहले एमएससी प्रीवियस में मैंने आपसे ली थी क्लास, आपसे ही पढ़ा था। एंट्रेंस वाले बैच में भी थे एंट्रेंस आप? वाले बैच में मैं आपसे ही पढ़ा था, तो मेरा उस ड्यूरिंग हुआ नहीं था। उसके बाद मैंने एक साल देखो के बाद एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। इनके साथ थे राजकुमार जी, राजू जी, वो भी चौधरी साहब है हमारे। और जैसे मैंने आपके इनके बारे में फैक्ट बताए थे वो मैं अभी चर्चा करूंगा, क्या क्या फैक्ट थे वो, और आप इनसे ही एग्री करवाऊंगा वो चीज़। तो वो फर्स्ट ईयर से मेरे पास आ रहे थे
फर्स्ट ईयर में ये मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे थे। सेकंड ईयर में जब इन्होंने दोनों मित्र थे तो सेकंड ईयर में कोचिंग के लिए जब सजेशन दिया तो जो राजू जी हैं उन्होंने मेरे पास लेके आए और अभी करेंगे उसके बारे में बात, पहले राजू जी की कर लेते हैं। तो राजू जी भी, आप बता दूं, पॉलीटेक का एग्जाम तो दिया नहीं था उन्होंने, लेकिन कॉलेज लेक्चरशिप का उन्होंने एग्जाम दिया था और कॉलेज लेक्चरशिप का उनका इंटरव्यू कॉल हो गया है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है कि नहीं है? और उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे उनका सिलेक्शन होने के बाद। और इनका भी कॉलेज लेक्चरशिप में इंटरव्यू कोल्ड है, यानी कि ये भी कॉलेज लेक्चरशिप का इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और इंटरव्यू जो है अब इनकी डेट आएगी। तो इस ड्यूरेशन में भाई केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आदमी पक नहीं जाता क्या? पके नहीं गया? नहीं, केमिस्ट्री से मतलब मैंने जैसे मैं ऐसा पहले लगता था, जैसे प्रीवियस में था, मैं बाहर जब डिपार्टमेंट में नहीं गया था तब लगता था, लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट में गया ना तो वहाँ से जो टीचर से जो कनेक्शन बना, उन्होंने मेरे को मतलब इस केमिस्ट्री की तरफ अलग तरीके से एक डाइवर्जन दिया था। उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी बुक्स सजेस्ट की हैं, तो तब से मेरा मतलब एक अच्छा फ्लो बन गया था केमिस्ट्री में। फिर आगे मतलब ऐसा मतलब रुझान बन गया, ऐसा बोरियत सा कभी फील नहीं हुआ इस सब्जेक्ट से लेकर। जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाया करता था उसके लास्ट बैच में थे ये सूरज जी, एमएससी एंट्रेंस का बैच, हाँ, लास्ट। लास्ट बैच था वो मेरा, मैं उसके बाद वहां से ड्रॉप कर दिया था और अनफॉर्चुनेटली इनका हुआ नहीं था। अब उसमें हम किसकी मिस्टेक माने पता नहीं है, क्योंकि वहां पे जो रेगुलर टीचर थे, ठीक है नहीं है, वो मतलब प्रॉपर काम नहीं कर पाए थे अपना, मैंने भी नहीं किया था, ये मान लो कि भाई इनका नहीं हुआ था और ये काफी दिनों तक नाराज भी रहे थे मेरे से। फिर इनको इनसे बैठ के बात हुई एमएससी प्रीवियस में, ये वापस आए मेरे पास और उसके बाद पता नहीं कहाँ इनके दिमाग में था कि मेरे को तो डिपार्टमेंट से ही करना है। थोड़ा सा क्या हो गया कि भाई इनके कॉलेज में भी जो प्रैक्टिकल लेने आए थे वो भी महाराजा कॉलेज से थे, आर के कॉलेज में आए थे वो। आर के कॉलेज में आए थे, आर के कॉलेज से ही थे। तो फिर इनको थोड़ा बहुत यूं कहा कि भाई तू कहाँ अपनी लाइफ खराब कर रहा है, तू महाराजा कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तेरे को तो डिपार्टमेंट में आना चाहिए। एंट्रेंस की तैयारी की इन्होंने दोबारा, एमएससी प्रीवियस होने के बाद इन्होंने एमएससी एंट्रेंस की तैयारी की और वो क्रैक किया। एक साल ये मान लो कि इन्होंने ड्रॉप किया, ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट से एमएससी किया और डिपार्टमेंट से एमएससी करने के बाद इनकी लाइफ को एक अलग ही गाइडलाइन मिली। तो वहां पे कोई स्पेशल ऐसा पर्सन मान सकते हैं जिसको, जिसने आपको घुमाया, डाइवर्जन दिया, जैसे ही मैं मोटिवेट किया? वहाँ पे, जैसे वहाँ सेमेस्टर सिस्टम चलता है, तो मैं जैसे फर्स्ट सेम में गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरी ज़्यादा मैं टीचरों को जानता नहीं था, लेकिन कुछ टीचर थे जिनको जानता, जैसे दिनेश कुमार जांगिड़ सर हैं, उनको मैं महाराजा कॉलेज से ही जानता था। तो सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गया था, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी बुक सजेस्ट की है कि आप इन बुक्स की हेल्प लो तो आपको मतलब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से हर एक चीज क्रैक कर सकते हो। बुक सबसे पहले है, इसको आप प्रिफर करोगे। तो फिर मैंने थोड़ा उनकी बात पे गौर भी किया, मैंने काफी बुक्स पढ़ी है। शुरू के 6 महीने में मेरे को बहुत बोरियत सी फील होती थी कि कहाँ मतलब इन सब्जेक्टों को मतलब कैसे करें। इंग्लिश मीडियम से था, हम हिंदी मीडियम से थे बीएससी में, तो दिक्कत आती थी। लेकिन कैसे कैसे तैसे भी करके मन को मार के पढ़ते थे, लेकिन आखिरी में ऐसा रुझान बना, वो आज वो दिन याद आते हैं कि नहीं, उस टाइम पे वो जो चीजें निकल गई वो निकल गई, बढ़िया रहा। अच्छा, वो एक चीज तो बताओ दिनेश सर वाली, ये जो सुरेश चौधरी सर हैं अपने, ये चौधरी साहब, ये एक्चुअल में सुरेश चौधरी नहीं थे, पहले पहले चौधरी साहब ही थे ये। और इनकी हमेशा ये जो बाएं थी ना, ये यू फोल्ड हुआ करती थी हमेशा। मैं आज ये मेरे पास आया ना तो मैं सरप्राइज हूँ कि मैं चौधरी साहब से मिलने के लिए मतलब चौधरी साहब को बुलाया था मिलने के लिए, ये सुरेश साहब कहाँ से आ गए? तो वो एक दिनेश जी वाला वाक्य है जो आप शेयर कर दीजिए। वहाँ एक्चुअल में हुआ क्या था, हमारे वहाँ डिपार्टमेंट में 3 सेमेस्टर तक तो प्रैक्टिकल चलते हैं। आखिरी में जो सेमेस्टर था उसमें हमें प्रोजेक्ट वर्क करना रहता है, वो कंपलसरी है सबके लिए। तो मैंने दिनेश कुमार जांगिड़ सर के अंडर मैंने प्रोजेक्ट वर्क वो ले लिया था, साइन कर लिया था। तो सबसे हमारे फर्स्ट दिन था जब उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, तो मैं क्या है कि मेरी ये ऊपर की जो शर्ट की ये ऊपर वाला जो बटन था ये खुला हुआ था, ये खुले रहता था, और पहले भी खुला ही रहता था, ये कभी बंद ही नहीं आस्तीन किया। आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी। तो वो सर खुद ऐसे बोले भी नहीं कि सुरेश ये बात है कि तू इनको बंद करो, वो खुद उनके हाथों से उसको बंद किया। तो मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद से फिर मैंने उनके सामने कभी नहीं रखा, जो आज भी वो बंदी है, अब नहीं खुलता वो। तो
अब अपन इंटरव्यू की बात करते हैं, थोड़ी सी बात और करेंगे इनके लाइफ की, चटपटी बातें वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है कि नहीं है, वो बात अपन बाद में करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए आपको जब कॉल आया तो आप वहाँ अजमेर पहुंचे, सेम डे गए या एक नहीं दिन सर, पहले गए? मैं एक दिन पहले चला गया था। आरपीएससी के सामने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूथ हॉस्टल है वहाँ पे, तो वो अच्छी फैसिलिटी देते हैं वहाँ पे, जस्ट सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पे। और एक दिन पहले चला जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आदमी फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहता है, वो अच्छे से फ्रेश हो लेता है, सब कुछ बढ़िया तरीके से कर लेता है वो। तो मैं एक दिन पहले गया था। तो ये आपका एडवांटेज माने कि आपका सेकंड पारी में था? नहीं नहीं, मैं तो अगर फर्स्ट पारी में होता या सेकंड पारी, मेरा सेकंड पारी में था, इस मैंने ऐसा मैं जा सकता था सुबह, लेकिन सेकंड पारी में था, मैंने पहले सोच लिया था कि अपन को एक दिन पहले जाना है, क्योंकि उससे माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो ये मैं थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, जब भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओ तो एक दिन पहले जाओ। इन्होंने बता दी डेस्टिनेशन यूथ फाउंडेशन का, अपने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का हाँ है, जस्ट है, इंडिया वहाँ का। ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, शायद आई थिंक 120 रुपी है, 120 रुपये है शायद बताओ, नाइट के, वही है ज्यादा अब देख लो मतलब इतने सौ फीस रुपए नहीं है। में आपको वहाँ पे बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे वहाँ पे आपको कितनी बजे आप एंटर हुए वहाँ पे आरपीएससी में? जैसे हमारा इंटरव्यू आई थिंक 3 बजे से स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू, तो हमें वहाँ पे 1 बजे ही वो अंदर ले लिए थे। वहाँ पे डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। आई थिंक 1.5 पौने 2 घंटे लग गए थे। तो फिर उन्होंने हमें वहाँ से लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया। लाइब्रेरी में शिफ्ट करके वहाँ थोड़ी देर वहाँ पे वेट किया। फिर मेरा शायद थर्ड नंबर पे ही था, तो जैसे ही 1 नंबर को तो पहले भेज दिए थे, 2 नंबर जाते ही मेरे को उधर बोर्ड के सामने बैठा दिया था। 10-15 मिनट बाद में वो जैसे ही निकले, मैं वैसे ही एंटर हो गया। मतलब तीसरे नंबर पे ही था हाँ, आपका, ये तीसरे बढ़िया नंबर पे, रहा, थोड़ा जल्दी तीसरे हो नंबर। गया। ठीक है, क्योंकि जो लेट जिनका नंबर आता है उनको मोटिवेट खुद को रखना बहुत क्या चैलेंज का काम होता है। तो कितने कैंडिडेट थे टोटल? टोटल 10 कैंडिडेट। 10 10 कैंडिडेट। इसमें थे, 10 उसमें थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप वहां गए, एंट्री हुई आपकी, मेंबर्स और जो पैनल थे उनके पास बैठे हुए थे, तो शुरुआत कैसे की? जैसे ही मैं एंटर हुआ तो सबसे पहले उनको मतलब जैसे ही गेट को खोला तो मैं ही कमिंग सर, तो बोला कि आओ। मैंने उनको बोला सबको कि सर। उसके बाद जैसे चेयर के पास में चला गया, तो फिर मैं आगे से बोल दिया कि प्लीज टेक केयर सीट। बैठ गया वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मेरे से जाते हैं ऐसे कुछ, उनके नाम वाम बताना रहता नहीं है, क्योंकि आजकल सिस्टम कर रखा है बारकोड वाला, तो नाम नहीं बताते। उनके पास डिटेल रहती है सिर्फ इतनी सी कि आपका रोल नंबर है, और 12th 10th और ग्रेजुएशन या पीजी की, या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा जो भी करिकुलम कर रखा है, सारा सब कुछ उसकी रहती है। नाम नहीं रहता, नाम ना ही बताना रहता है। फिर मैंने जैसा ही बैठा मैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने 12th कहाँ से की है, तो मैंने बोला कि मैं जयपुर से की। फिर बोले कि ग्रेजुएशन कहाँ से की, मैंने कहा महाराजा कॉलेज से है। बोले कि एमएससी कहाँ से आपकी, तो मैंने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मेरी। फिर उसके बाद आरपीएससी के सदस्य ही थे, उन्होंने ही पूछा था मेरे से। फिर उन्होंने 2 मैम थी जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन थी, उन्हें डाइवर्ट कर दिया फिर कि आप पूछो। तो फिर मैम थी, तो मैम ने सबसे पहले यही पूछा कि कौन सा टॉपिक पढ़ के आए हो। मैंने उनसे जो मेरा टॉपिक था वो मैंने उनको बता दिया कि मैंने स्टीरियो सेलेक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ा है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा पहले तो वहाँ से पूछे थे कि क्या होती है स्टीरियो सेलेक्टिव एक्शन, इसका मतलब आगे इनको कैसे फर्दर डिवाइड करते हैं। फिर मैंने जैसे उनको बताया, तो वो बोले कि चलो एग्जाम्पल लेके बोर्ड पे समझाओ। मैंने उनको बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, एग्जाम्पल से उनको समझाया था जो भी स्टीरियो सेलेक्टिविटी से रिलेटेड आस्पेक्ट थे। क्राम्स रूल था, एंटी पेल्किनान मॉडल था, ये मैंने उनको एक्सप्लेन। फिर उसके बाद एक और स्पेशलिस्ट मैम थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है। तो फिर मैंने टॉपिक बताया कि सीएफटी पढ़ के आया हूँ मैं। टॉपिक बताना वहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे आप आपसे पूछेंगे वो सिर्फ टॉपिक ही पूछेंगे, तो टॉपिक का मतलब टॉपिक ही होता है, ऐसे नहीं कि जैसे चैप्टर नहीं चैप्टर पढ़ाना? बता दिए, चैप्टर बता दिए तो आप चैप्टर नहीं 5 मिनट पढ़ाना? में चैप्टर नहीं पढ़ा सकते। तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए, वो 5 मिनट में देखते हैं, वो पॉइंट देखते हैं बस कि हाँ इस बंदे में कितनी नॉलेज है। कॉन्फिडेंस कितनी है, कितनी नॉलेज है? कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो कि ये पढ़ा रहा, अच्छा पढ़ा रहा है, इसका हाथ मतलब जैसे बोर्ड पे खड़ा है तो कहाँ पढ़ा है या नहीं कहाँ, वो सारी चीजें वो सब कुछ नोट करते हैं। हेड राइटिंग लिखते टाइम पे ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कई बार कैसा होता है कि जैसे अपन लिखते हैं तो अपन बोल नहीं पाते, तो वो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जाता है उनके ऊपर। क्योंकि लिखते टाइम पे बोलने से उनको ये पता चलता है कि हाँ ये जो लिख रहा है ना चीज, तो ये वाकई में इसके माइंड से लिख रहा है। कई बार रटी हुई चीजें लिख देते हैं ना, ऐसे मतलब अपन को सिर्फ उसी के लिए रट के गए और लिख देते हैं, वो ऐसा नहीं चलता। तो वो थोड़ा नेगेटिव रह जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी वहां पे आप
पैनल के सामने जाओ और पढ़ाने जाओ आप, तो आपको बोर्ड पे लिखते टाइम बोलना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो और इसके बाद कोई जनरल नॉलेज वगैरह का कोई क्वेश्चन? उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, बस एक एक्स्ट्रा चीज ये पूछी थी क्योंकि उनके पास डिटेल थी मेरा जेआरएफ हो रखा था 2020 में, दिसंबर में हो गया था मेरा। तो उन्होंने पूछा है कि 2 साल निकल गए हैं कि आपने अभी पीएसबी ज्वाइन क्यों नहीं की। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा अभी तो 1 साल निकला है, अभी 1 साल बाकी है, तो मैं कर लूंगा ज्वाइन। वो बोले कि इसकी स्कॉलरशिप क्यों निकल जाएगी। फिर मैंने कहा कि अभी कर लूंगा मैं ज्वाइन। फिर इसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, 10 मिनट मेरे को बोर्ड पे सिर्फ पढ़वाई आई था उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने बोला कि चलो ऐसा रहा था तो एक्सपीरियंस। उसके बाद ये निकल गए, तो आपको वहां से निकलने के बाद ये था कि भाई आपका हो जाएगा सिलेक्शन? मेरे को इंटरव्यू का तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया है, क्योंकि मेरे को वहां पे उनको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि सॉरी सर। मैंने मतलब उनका जो क्रॉस क्वेश्चन भी बहुत से आए थे उनके, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पर टॉपिक से आए थे। जैसे मैं उनको स्टीरियो सेलेक्टिविटी में पढ़ाया उनको, तो एक डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन पढ़ाया मैंने, तो उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट जैसे ही मैंने लिखा तो वो 120 पूछ लिए, ये मेजर क्यों बना, ये माइनर क्यों। तो फिर मैंने उनको पूरा का पूरा वो सारा मॉडल न्यूमान प्रोजेक्शन में ड्रॉ करके उसको सारा का सारा समझाया, बर्जी डेनेट एंगल समझाया कि ये 160 डिग्री से होता है, इधर स्टेरिक इंटरन सारी चीजें समझाई। तो फिर उनको लगा कि हाँ ठीक है। फिर जैसे ही सीएफटी में गया तो सीएफटी में उन्होंने तो काफी ज्यादा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए। उन्होंने पाइसेप्टर लिगेंड पूछ लिए, उन्होंने पेयरिंग एनर्जी का सब कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिया। इसके अलावा उन्होंने फेरोसिन पूछ लिया कि फेरोसिन क्या होते हैं। फिर उन्होंने पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग पूछ लिया कि बैक बॉन्डिंग को दूसरा अपन क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला कि सिनर्जी के इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो इसके एग्जांपल कुछ बताओ कि पाई जो सेप्टर लिगेंड होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनको पाई सेप्टर क्यों बोलते हैं। ऐसे कई क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। तो भैया जो टॉपिक तैयार करके जाओ ना, तो उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग को पहले से आप मेजर करके जाओ। तो इंटरव्यू के लिए कोई खास तैयारी की थी आपने पहले से? हाँ, मैंने बुक्स पढ़ी थी इंटरव्यू के लिए सेल्फ। मैंने जैसे मेरा जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी वाला पार्ट था, तो इसके लिए मैंने एक तो एलियल की बुक आती है स्टीरियो केमिस्ट्री की, और ये अपने डी नासापुरी की बुक है, और एक क्लेडन। इनसे मैं सारे टॉपिक तैयार करके गया था। ऑर्गेनिक वाले थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर वो टॉपिक ले रहे हैं तो क्लेडन, नासपुरी और मैंने स्टीरियो के लिए तो एलियल की। एलियल की। ठीक है। और फिर आपको कब पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया? मैं आरपीएससी से मैं बाय द बस आया था। मैं था और मेरा कजिन था मेरे साथ में। तो मैं मेरे को पता था कि आजकल आरपीएससी ने सिस्टम कर रखा है कि विद इन 2 आवर्स शायद रिजल्ट आ जाता है, ऐसा अनुमान था, क्योंकि सबके आ रहे थे। मैंने कि इसका भी आ जाएगा। मैं जस्ट रूम पे पहुंचा ही था, तो मेरे भाई साहब थे, तो उन्होंने बोला कि तेरा रिजल्ट आ गया। मैं देखा तो उन्होंने निकाला था रिजल्ट, तो उन्होंने बोला कि तेरा हो गया सिलेक्शन। तो ये जो सुरेश जी हैं, अभी क्या बोलूं, चौधरी साहब बोलूं, सुरेश जी बोलूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनका भी बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ। तो ये चौधरी साहब है, इनका फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, अब ज्वाइनिंग है। देखो ज्वाइनिंग कब तक देते हैं, बढ़िया बात है। और बिल्कुल आप बधाइयाँ दो इनको, और इनसे मोटिवेट होइए आप। और आई होप जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम में आई होगी। एक वाक्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में मेरी भी उस टाइम पे पीएचडी चल रही थी, तो इनकी क्लास 2:30 से होती थी, सेकंड ईयर की। तो ये क्या है कि कॉलेज से जल्दी आ जाता था, तो बाहर क्या है कि अपनी जो लाल कोठी में पहले कोचिंग चलती थी, और उसी की ब्रांच डाल रखी थी वहां पे। ठीक है, नहीं है? तो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे जनाब। अब किसी बंदे ने कह दिया होगा, तो अड़ गए तनातनी करने के ऊपर, और वहां पे हो गई इकट्ठी भीड़। और मैं कोचिंग में, मैंने सोचा क्या पता रेड करने वाले आ गए होंगे कोचिंग में। फिर पता लगा कि साहब चौधरी साहब बन गए। तो ऐसे वाक्य हुए हैं, और भी हैं कई। और पूरे सेशन में मैंने इसको बहुत काम रखने की कोशिश की है। और इसका जो सबसे बड़ा चेंजेस आया ना इसके बिहेवियर में, या इसके जो भी है नेचर में, वो डिपार्टमेंट में जाने के बाद आया। बहुत पोलाइट हो गया, बहुत। नहीं तो हमेशा खड़ी आवाज में बात करता था। खड़ी आवाज, खड़ी आवाज का मतलब जानते हो ना आप? ये वाक्य। तो चौधरी साहब, आप क्या बोलना चाहोगे आपके जो अभी इंटरव्यू होने वाले हैं कॉलेज लेक्चरशिप के हिसाब से, कि किस हिसाब से बच्चा तैयारी करे, किस हिसाब से मोटिवेट रहे? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप ऐसे समझो, मतलब आप वहां जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हम वहां पे जा रहे हैं और वहां पे हमारे साथ वो बर्ताव अच्छा नहीं करेंगे। वो इतना बढ़िया बर्ताव करते हैं, आपको यहाँ तक कि हेल्प भी करते होंगे। आप जैसे कोई टॉपिक में अटक जाते हो ना, तो आप उनको बोल देते हो ना कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, या मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो वो आपको हिंट दे देते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा तो ऐसे बोल देंगे कि चल आगे बैठ जा, नहीं बोलते, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं वो। रही बात आपको पढ़ने से रिलेटेड, तो आप आपका स्पेशलाइजेशन जो भी हो डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता, वो ना ही पूछेंगे आपसे। आपको जो अच्छा लगता है सब्जेक्ट में, आप बोलो कि मेरे को इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है, तो आप इनऑर्गेनिक से टॉपिक उठाओ। आपको लगता है कि फिजिकल स्पेक्ट्रो है या फिर ऑर्गेनिक है, कोई से भी आप उठा सकते हो। बशर्ते है कि आप जो टॉपिक उठाओगे वो टॉपिक आगे और पीछे पूरा का पूरा आपको कंप्लीशन में चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब थोड़ी बहुत चीज उठा ली, क्योंकि वो तो इर्द गिर्द जाएंगे। और अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूं, तो ये है कि आप थोड़ा रिसर्च से रिलेटेड अगर उठा लिए तो वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। क्योंकि मैंने जो मेरा टॉपिक उठाया था, मेरे भी एक्सपर्ट से बात हुई थी, इसीलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। मैं पहले भी मैं इनका पूरा चैप्टर पढ़ के जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि नहीं नहीं ऐसा गलत है, चैप्टर मत पढ़ के जाओ, आप चैप्टर समझा ही नहीं सकते। फिर उन्होंने मेरे से बोला है कि आप ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में, ऑर्गेनिक में तो काफी ज्यादा रिसर्च में थोड़ा रहता है इसका, ऑर्गेनिक में ज्यादा चांसेस रहते हैं रिसर्च के, भाई एरिया ज्यादा ब्रॉडली है ये। उन्होंने बोला है कि आप कुछ टॉपिक ऐसे उठा लो कि रिसर्च में थोड़ा लिंक करते हो। तो मेरा फिर माइंड में एक ही आया मैंने कि स्टीरियो सारी बेस्ट रिएक्शन रहेगा। में सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टीरियो पे डिपेंड करता स्टीरियो है। पे डिपेंड करता है, बात सही। आपको ये भी पता, क्योंकि नॉर्मल सी बात, अपन जब नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टीरियो सबसे पहले अपन वही पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ये भी बताते हैं कि एक आर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मेडिसिन का काम करा तो एस पॉइजनस का काम करा जाता है। तो स्टीरियो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप वहां पे टॉपिक आपको लग रहा है कि टीचर गलत टॉपिक में जा रहा है, तो आप टीचर को घुमा सकते हो। ये सुरेश जी ने घुमाया है वहां पे, या वहां पे एक टॉपिक था जो ऐसा था जो सूरज जी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन उस टॉपिक को घुमा के और किधर लेके आए, तो वो मेजर माइनर वाली कहानी बताई थी ना, मेजर उसके ऊपर। ठीक है कि नहीं है? तो टॉपिक को घुमाना आपको वहां पे आना चाहिए। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी मेरे को लगता नहीं है, लोग आप कह रहे थे कि अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा, मई फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, 15 मई तक से पहले चांसेस मेरे को लग रहे नहीं है। हाँ होगा, लेकिन 10-15 दिन का टाइम मिलता है, तो उसमें अपन पूरा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। इनके अलावा भी ये जो तो टॉपिक है, कम से कम 5 से 6 टॉपिक तो आपको करके ही जाने हैं, और उनमें से भी 3 तो ऐसे हैं जो आपको वहां पे एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि किस्मत खराब रहे तो वो और भी पूछ सकते हैं ज्यादा टॉपिक। एक तो चीज और अपन को सीखने को मिली है, सिंगल टॉपिक पे नहीं जाना है। दो एक्सपर्ट पैनल बैठेंगे, दो अलग अलग टॉपिक पूछ सकते हैं भैया, ध्यान रखना। पूछते हैं इसलिए वो। 2 टॉपिक आपको तैयार करके जाने। एक टॉपिक आपका मेन टॉपिक होना चाहिए, एक बैकअप टॉपिक होना चाहिए। बैकअप टॉपिक का मतलब अगर वो आपको बोल दे कि भाई ये पढ़ाना है, मतलब दूसरा टॉपिक कौन सा है जो आप तैयार करके आए हो, तो वो वहां पे बताना है। ठीक है? तो और चौधरी साहब से बात करेंगे, क्योंकि कॉलेज लेक्चरशिप में भी इनका होगा, डेफिनेट रूप से होगा। और आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रहा हूं, हैं? जी सर जरूर। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। देखो भाई, इस इंटरव्यू से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, ठीक है नहीं है? हंसराज सर ने बहुत सारी बातें बताई, और हमारे चौधरी साहब ने बहुत सारी बातें बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है नहीं? बैकअप के लिए मेन टॉपिक को बढ़िया तरीके से सारे क्रॉस क्वेश्चन आप तैयार करके जाओगे। अगर जैसे चौधरी साहब ने बताया कि एक सिंगल क्वेश्चन पे भी उन्होंने सॉरी नहीं कहा, यानी हर क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन का जवाब उनके पास था, तो ऐसा ही हर क्रॉस क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा? पॉजिटिविटी बनेगी। इससे क्या होगा? पॉजिटिविटी बनेगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है नहीं है? तो परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है ना? हमें डेयरिंग रखना है खुद को, निर्भीक, जिससे चीजें डुएबल लगेंगी, आसानी से करने योग्य लगेंगी आपको। ठीक है भाई, इसी कामना के साथ कि आपका सिलेक्शन आने वाले कॉलेज लेक्चरशिप के इंटरव्यू में का सिलेक्शन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।